नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी वीडियो री एग्जाम और पैट 2023 के लिए यूपी जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम उसका दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेहद ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे मैं आज का सेशन प्रारंभ करता हूं। पर जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो चैनल पर पहली बार आया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, 1905 में आयोजित किए गए बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, विलियम बैडरबर्न ने, जवाहरलाल नेहरू ने या जेबी कृपलानी ने? यह बात कर रहा है कांग्रेस अधिवेशन की जो कि 1905 में आयोजित किया गया था। और आपसे पूछ रहा है कि 1905 में आयोजित किए गए बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा करी थी कि 9 अधिवेशन कांग्रेस के ऐसे हुए हैं जो उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए हैं, जिसमें से यदि पहले अधिवेशन की बात करें तो वो 1888 में आयोजित किया गया था। और कहां पर आयोजित किया गया था? तो वह आयोजित किया गया था प्रयागराज में। और प्रयागराज के इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो की गई थी जॉर्ज यूले के द्वारा। ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी और वह कांग्रेस अधिवेशन 1888 में प्रयागराज में आयोजित किया गया था। इसके साथ ही हमने दूसरा अधिवेशन भी पढ़ा था 1892 का, और यह भी प्रयागराज में ही हुआ था। प्रयागराज में यह अधिवेशन आयोजित किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने करी थी? तो वो करी थी आपकी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और यदि हम बात करें तीसरे अधिवेशन की जो कि 1899 में, मतलब उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाने वाला तीसरा अधिवेशन जो कि 1899 में आयोजित किया गया था, वह आयोजित हुआ था लखनऊ में। और इसकी जो अध्यक्षता है वह करी थी रमेश चंद्र दत्त ने। ये तीनों ही अधिवेशनों पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में वह चौथा अधिवेशन कौन सा था? तो वह था 1905 का अधिवेशन, और जो कि आयोजित किया गया था बनारस में, जिसके संबंध में हमारा प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि 1905 में बनारस में आयोजित होने वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो यह करी थी आपकी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, न केवल उत्तर प्रदेश जीके के लिए बल्कि इंडियन हिस्ट्री का भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो वो करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 में आयोजित हुए लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने करी? तो उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला 5वां अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन ही था जो कि 1916 में आयोजित किया गया था लखनऊ में। लखनऊ में आयोजित होने वाला यह कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। पहला कब हुआ था? 1899 में, और दूसरा कब हुआ? 1916 में। और यह भी इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी अभ्यर्थी ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बारे में न सुना हो। यह एक ऐसा अधिवेशन था जब कांग्रेस के नरम दल और गरम दलों के मध्य समझौता हुआ। गरम दल जो कि 1907 के बाद कांग्रेस छोड़ चुके थे, वो 1916 में पुनः कांग्रेस में वापस आए। और 1916 का ही लखनऊ अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन है जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही एक मंच पर नजर आए। यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो संयुक्त अधिवेशन है वह 1916 में आयोजित किया गया, लखनऊ में आयोजित किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने करी? इसकी अध्यक्षता करी है अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने। एक करेक्शन यहां पर कीजिएगा, ये 5वां नहीं दोस्तों, ये 6ठा अधिवेशन है। ये जो है आपका 6ठा अधिवेशन है। 5वां मैं नीचे लिखा देता हूं। एक 1910 में भी आयोजित किया गया था और 1910 का ये जो अधिवेशन है ये प्रयागराज में आयोजित हुआ था। प्रयागराज में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? इसकी अध्यक्षता करी थी आपकी विलियम बैडरबर्न ने।
ये लिस्ट जरूर नोट कीजिएगा दोस्तों, इससे बहुत प्रश्न बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा, 5वां 1910 में आयोजित किया गया है, 6वां 1916 में आयोजित हुआ है लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता किसने करी है? जिसकी अध्यक्षता करी है अंबिका चरण मजूमदार ने। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार। चलिए अगला है, कांग्रेस के जिस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार किसी भारतीय महिला द्वारा की गई वह कहां आयोजित हुआ था? लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में या मेरठ में? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता पहली बार किसी महिला ने करी, या फिर किस महिला ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी, तब तो प्रश्न का उत्तर होता है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। किंतु यदि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाए कि वो कौन थी, तो वो हो जाती है हमारी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। क्यों? क्योंकि एनी बेसेंट तो आयरलैंड की थी, तो भारतीय तो नहीं थी। तो पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो पहली भारतीय महिला थी आपकी सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू के द्वारा उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले 7वें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, जो कि 1925 में आयोजित हुआ। कहां पर आयोजित हुआ? तो कानपुर में आयोजित हुआ। और कानपुर के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है? तो ये करी है आपकी सरोजनी नायडू ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। इस प्रश्न का उत्तर पहले टिक कर लेते हैं एक बार। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कानपुर। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था आपका कानपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आजादी से पूर्व कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो देखिए, आजादी से पूर्व बात कर रहा है, तो कांग्रेस का जो अंतिम अधिवेशन 1946 में हुआ था वो भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका मेरठ में। मेरठ में यह अधिवेशन आयोजित हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी आपकी जे.बी. कृपलानी ने। जे.बी. कृपलानी ने, यानी, और ये उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला है 9वां अधिवेशन था। तो एक 8वां आपके लिए रह जाता है, तो उसको भी आप नोट कर लीजिए। ये हुआ था आपका 1936 में। और कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था आपका लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो इसकी अध्यक्षता करी है आपकी जवाहरलाल नेहरू ने। ये लिस्ट आप याद रखेंगे, आपको जो है 9 के 9 अधिवेशन करा दिए गए हैं। ठीक है, 7 अधिवेशन मैंने स्लाइड पर कराए थे। 1888 का प्रयागराज में, 1892 का प्रयागराज में, 1899 का लखनऊ में, 1916 का लखनऊ में, 1905 का बनारस में, 1910 का प्रयागराज में, 1916 का लखनऊ में, 1925 का आपका कानपुर में, और साथ ही आपको जो है 1936 का लखनऊ में और 1946 का मेरठ में। यानी ये 9 के 9 अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए थे, इनके ईयर, इनका स्थान और साथ ही इनका अध्यक्ष भी आप याद रखेंगे। ध्यान रखिएगा, 9 में से 3 अधिवेशन आपके प्रयागराज में हुए हैं, 3 अधिवेशन आपके लखनऊ में हुए हैं, इसके अलावा बनारस में, कानपुर में और मेरठ में। तो आपसे पूछ लिया जाए, इस तरीके से प्रश्न बना दिया जाए कि किस शहर में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में प्रयागराज होगा। तो प्रयागराज में किए गए हैं, 3 अधिवेशन किए गए हैं। ऑप्शन में आपका लखनऊ होगा, लखनऊ में भी 3 किए गए हैं। इसके अलावा ऑप्शन में आपका कानपुर हो सकता है, कानपुर के साथ ही बनारस हो सकता है, बनारस के साथ ही मेरठ हो सकता है। इन शहरों में जो है अधिवेशन आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा जो भी शहर का नाम दिया जाए उत्तर प्रदेश के, उसमें कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया। तो ध्यान रखिएगा, 9 अधिवेशन आयोजित हुए हैं, 5 शहरों में आयोजित हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, मैं बार बार इसीलिए इनकी चर्चा आपके सामने कर रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1935 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ, उसे कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 128, 228, 134 या 145?
तो देखिए 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 आया, जिसके तहत प्रांतों में चुनाव करवाए गए 1937 में। और प्रांतों में से एक प्रांत हमारा उत्तर प्रदेश भी था, जिसे उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। तो संयुक्त प्रांत में भी इलेक्शन कराए गए। तो संयुक्त प्रांत में उस समय जो कुल सीट हुआ करती थी वो होती थी 228। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1937 में संयुक्त प्रांत की कुल कितनी सीटें हुआ करती थी। तो कुल सीट होती थी 228। इसमें से कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, तो ध्यान रखना कांग्रेस ने 134 सीट जीत करके संयुक्त प्रांत में सरकार बनाई। तो 228 में से कितनी सीटें जीत ली गई कांग्रेस के द्वारा, तो कांग्रेस के द्वारा 134 सीटें जीत ली गई, उसे बहुमत प्राप्त हुआ और उसने सरकार बनाई। और अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री निम्न में से कौन हुए। अब देखिए प्रधानमंत्री पूछ रहा है, मुख्यमंत्री नहीं। तो ये प्रश्न बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, ये जो 1937 में संयुक्त प्रांत में ये जो इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस जीती, कांग्रेस ने 134 सीटें जीत करके सरकार बनाई। तो कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए गोविंद वल्लभ पंत। उस समय प्रांतों में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यहां पर आप नोट कर लीजिए, उस समय प्रांत के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। प्रधानमंत्री कहा जाता था, यानी प्रांतों में भी 1937 में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और संयुक्त प्रांत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन बने, वो बने आपके गोविंद वल्लभ पंत। इस प्रश्न का उत्तर मेरठ होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो संयुक्त प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने, तो वो बने गोविंद वल्लभ पंत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। और अगला प्रश्न है, थोड़ा अटक गया था दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को प्रदेश के किस शहर में स्थित जेल में कैद किया गया था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करने के बाद प्रयागराज की नैनी जेल में रखा गया। प्रयागराज की नैनी जेल में गिरफ्तार किया गया, नैनी जेल में। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को प्रयागराज की नैनी जेल में गिरफ्तार किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस तिथि को आंदोलनकारियों द्वारा बलिया जेल पर धावा बोलकर कैदियों को छुड़ा लिया गया। देखिए अगर प्रश्न पूछा जाए कि बलिया जेल पर कब धावा बोलकर कैदियों को छुड़ाया जाए, तो ध्यान रखिएगा यह घटना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की है, यानी कि 16 अगस्त 1942। 16 अगस्त, ये रहा बी ऑप्शन है आपका। 16 अगस्त 1942 की यह घटना है। चित्तू पांडे ने बलिया में अस्थाई सरकार बनाई। अस्थाई सरकार बनाई। देखिए बलिया जेल में कई आंदोलनकारी, कई क्रांतिकारी कैद थे। तो 16 अगस्त 1942 को आंदोलनकारियों ने जेल तोड़ करके उन कैदियों को छुड़ा लिया और चित्तू पांडे ने बलिया में अस्थाई सरकार की घोषणा कर दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बलिया में किसने अस्थाई सरकार के निर्माण किया, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चित्तू पांडे। चित्तू पांडे जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा इन्हें बलिया के शेर के नाम से जाना जाता है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि बलिया का शेर किसे कहा जाता है, ऑप्शन में चित्तू पांडे भी हो सकता है, मंगल पांडे भी हो सकता है। मंगल पांडे भी तो बलिया के थे। तो ध्यान रखिएगा बलिया का शेर यदि आपसे पूछे तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चित्तू पांडे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने काकोरी षड्यंत्र का नाम बदल करके क्या कर दिया है। काकोरी की दहाड़, काकोरी एक्शन,
काकोरी धमाका या काकोरी कांड। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो बनता है कि ये जो काकोरी की जो घटना घटित हुई थी ये तिथि कौन सी थी। तो ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1925, बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है, रटी होनी चाहिए। चौरा चौरी की तिथि और काकोरी कांड की तिथि ये एक तो आपको बिल्कुल अच्छे से रटी होनी चाहिए। तो काकोरी षड्यंत्र की यदि आपसे तिथि पूछ ली जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी 9 अगस्त 1925। कानपुर के पास में एक स्टेशन है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है काकोरी। यहां पर क्रांतिकारियों द्वारा चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों द्वारा ट्रेन को रोक करके सरकारी खजाना लूट लिया गया था। इस घटना को काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता था। 9 अगस्त 1925 की यह घटना थी, पर यह षड्यंत्र नहीं था, यह तो हमारे क्रांतिकारियों का कारनामा था। तो वर्तमान सरकार ने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है, इसका नाम बदल करके कर दिया है काकोरी एक्शन। तो ध्यान रखिएगा काकोरी एक्शन की तिथि क्या है, 9 अगस्त 1925। और काकोरी कहां पड़ता है, तो काकोरी पड़ता है आपका कानपुर के निकट। चलिए अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र के तहत, देखिए अब इसको एक्शन बोलेंगे लेकिन प्रश्नों में क्योंकि षड्यंत्र लिखा आ जाता है इसलिए मैंने आपको षड्यंत्र ही कराया है। तो काकोरी षड्यंत्र के तहत अंग्रेज सरकार द्वारा क्रांतिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। और इस मुकदमे में क्रांतिकारियों की तरफ से किसने मुकदमा लड़ा, भूलाभाई देसाई ने, जवाहरलाल नेहरू ने, चंद्रभान गुप्ता ने या वंशिका देवी ने। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, काकोरी एक्शन के बाद कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। चंद्रशेखर आजाद हालांकि अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी को पकड़ना अंग्रेजों के लिए संभव नहीं था, वो उनका सपना ही रहा, पूरा नहीं हो पाया। चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजाद हूं, आजाद ही जीऊंगा, आजाद ही मरूंगा, और अंग्रेज उन्हें नहीं पकड़ पाए। पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो मुकदमा चला था इसमें इन क्रांतिकारियों का बचाव किसने करा, कौन थे वकील। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रभान गुप्ता। चंद्रभान गुप्ता ने क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा लड़ा, पर अंग्रेजों जैसे षड्यंत्रकारियों के आगे मुकदमा जीतना आसान थोड़ी था। अंग्रेजों ने ठान लिया कि इनको फांसी देनी है तो वो फांसी देकर रहेंगे, और वही हुआ। चंद्रभान गुप्ता मुकदमा हार गए। पर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्रांतिकारियों के वकील कौन थे, तो क्रांतिकारियों के वकील थे चंद्रभान गुप्ता। चलिए अगला प्रश्न है, महान क्रांतिकारी भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका था वह कहां तैयार किया गया था। तो ध्यान रखिएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका, अगर आपसे बेम नहीं दोस्तों बम है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उस समय सेंट्रल असेंबली में अध्यक्षता कौन कर रहे थे तो वो तो हो जाते हैं विट्ठल भाई पटेल। लेकिन ये बम कहां बनाया गया था, तो ध्यान रखना है बम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तैयार किया गया था। तो सहारनपुर में यह बम तैयार हुआ जो कि सेंट्रल असेंबली में फटा, और फोड़ा किसने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों ने। अगर आपको तिथि याद रखनी है कि यह घटना कब की है, तो यह घटना है आपकी 8 अप्रैल 1929 की। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, और वह बम कहां निर्मित हुआ था, तो वह बम निर्मित हुआ था सहारनपुर की फैक्ट्री में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश किसान सभा के विषय में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण संस्था है उत्तर प्रदेश किसान सभा, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1918 में। किसने इसकी स्थापना की थी, तो गौरी शंकर मिश्र, गौरी शंकर मिश्र, साथ ही इंद्र नारायण द्विवेदी, इंद्र नारायण द्विवेदी, और इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन
मालवीय। इनके जो नाम हैं वो उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना के साथ जुड़े हुए हैं। 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो इन गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, चिन्हट का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य लड़ा गया? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहेब या तात्या टोपे? तो ध्यान रखना, चिन्हट का जो युद्ध है वो अंग्रेजों का और बेगम हजरत महल के मध्य हुआ युद्ध था। यानी बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ की, अवध की बेगम थी, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। वह अवध के नवाब को कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने निर्वासित कर दिया और निर्वासित करने के बाद उन्हें कोलकाता भेज दिया। लेकिन बेगम हजरत महल अवध छोड़ करके नहीं गई और 1857 की क्रांति के दौरान अपने पुत्र विरजिस कादिर को उन्होंने अवध का नवाब नियुक्त कर दिया और संघर्ष करती रही। चिन्हट के इस युद्ध में बेगम हजरत महल ने वीरता से लड़ते हुए अंग्रेजी सेना को पराजित किया। अंग्रेजों की सेना भाग खड़ी हुई, अवध स्वतंत्र हो गया। हालांकि कुछ समय बाद अंग्रेजी सेना पुनः लौटी और उन्होंने अवध पर कब्जा कर लिया। भाई इतनी बड़ी सेना, रानी की सेना छोटी सी, पर एक बार रानी ने इन अंग्रेजों को इनकी औकात याद दिलाते हुए इन्हें पराजित कर दिया था। तो चिन्हट का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है जो अंग्रेजों के और अवध की बेगम हजरत महल के मध्य लड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1765 में किस युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुए थे? देखिए 1765 के युद्ध की बात हो रही है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला किस युद्ध में पराजित हुए थे? तो वह युद्ध था जाजमऊ का युद्ध। जाजमऊ का युद्ध अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया। 1765 में लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे और शुजाउद्दौला पराजित हुए। चलिए अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रयागराज में कौन सा आंदोलन चलाया गया? देखिए बात करें अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन, लेखपाल का प्रश्न पेपर पिछले साल हुआ था, रिजल्ट अभी तक नहीं आया, कोर्ट केसेस चल रहे हैं। तो जो लोग लेखपाल के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो सभी इस प्रश्न से परिचित होंगे, क्योंकि लेखपाल में प्रश्न आया था दांडी यात्रा को लेकर के, सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, जब गांधी जी ने 78 सत्याग्रहियों के साथ दांडी नामक समुद्र तट पर नमक बना करके नमक कानून तोड़ दिया था। और अगर मैं आपसे पूछूं सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कब हुआ, तो यह हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते से। गांधी इरविन समझौते से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ। वह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री के साथ मिलकर के एक आंदोलन चलाया प्रयागराज में, और उस आंदोलन का नाम क्या था? कर बंदी आंदोलन। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक करके कोई तो नमक कानून तोड़ दिया था, नमक कर देने से इनकार कर दिया था, तो करों से रिलेटेड था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो प्रयागराज में जो जवाहरलाल नेहरू ने आंदोलन चलाया उस आंदोलन का नाम क्या था? उस आंदोलन का नाम था कर बंदी आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, इसमें से उत्तर प्रदेश के कितने थे? देखिए 28 दिसंबर 1885, तिथि याद कर लीजिए क्योंकि पहला है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया? बंबई में। कई बार इंडियन हिस्ट्री में प्रश्न आता है। प्रश्न यह भी आया हुआ है कि कितने प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, तो बहुत ज्यादा नहीं थे, केवल 72 प्रतिभागियों ने कांग्रेस के इस अधिवेशन में हिस्सा लिया। पर यदि इसमें भी आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिभागी थे, तो ध्यान रखिएगा इस 72 में से 10 प्रतिभागी जो थे वो हमारे उत्तर प्रदेश के थे। यदि बात करें कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, दूसरे अधिवेशन की बात करें, दूसरा अधिवेशन जो 1886 में हुआ, जिसमें 431 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, इसमें से भी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो 74 आपके यूपी के थे।
72 में से 10 कहाँ के थे? 10 आपके यूपी के थे। दूसरे अधिवेशन में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, लगभग 431 लोगों ने, और इसमें से 74 आपके उत्तर प्रदेश के थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खिलाफत आंदोलन के दौरान 20 जून 1920 को, ये तिथि उतनी इंपॉर्टेंट मत नहीं है लेकिन 1920 याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन के दौरान 1920 को प्रयागराज में किसके नेतृत्व में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई? तो खिलाफत कमेटी की जो बैठक है वो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। महात्मा गांधी जी ने ही इस बैठक की अध्यक्षता करी थी 1920 में। और ये बैठक कहां आयोजित की गई? तो ये बैठक आयोजित की गई थी आपके प्रयागराज में। चलिए अगला है, निम्न में से किस स्थान पर चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? देखिए चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जानते हैं, देश बंधु चित्तरंजन दास। अब देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया, पर 1922 में चौरा चौरी की घटना हो गई और उसके बाद गांधी जी ने दुखी होकर के वो आंदोलन वापस ले लिया। पर ऐसा तो नहीं है कि गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया हो तो पूरा भारत प्रसन्न हो गया हो। भारत की जनता को निराशा हाथ लगी, वो उदास हो गई। भारत की जनता जो ये सोच रही थी कि असहयोग आंदोलन के माध्यम से गांधी जी के नेतृत्व में हम 2 साल बाद आजाद हो जाएंगे, और पता लगा कि ये तो आंदोलन ही समाप्त हो गया। तो घनघोर निराशा में चली गई भारत की जनता, और इसी निराशा में बड़े बड़े राजनेता भी चले गए। तो उनमें से एक थे देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि गांधी जी से बहुत नाराज थे, और गांधी जी से नाराज होकर के उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना करी। हालांकि कांग्रेस से अलग नहीं हुए, कांग्रेस में रहकर ही उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना करी। पर स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी? चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कहां हुई होगी? प्रयागराज में। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा कब की गई? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। और स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पे की गई? तो ये की गई आपकी प्रयागराज में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां के द्वारा चलाए गए अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में मोहम्मद कासिम ननौतवी के साथ मिलकर किसने देवबंद आंदोलन चलाया? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सारे फैक्ट हैं इस प्रश्न में। सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो अलीगढ़ आंदोलन चलाया सर सैयद अहमद खां ने। क्या था अलीगढ़ आंदोलन? तो अलीगढ़ आंदोलन के तहत मुसलमानों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया, उन्हें पाश्चात्य शिक्षा देने का प्रयास किया गया सर सैयद अहमद खां के द्वारा। और इसी आंदोलन के तहत उन्होंने एंग्लो जो है आपका कॉलेज खोला, जो कि भविष्य में चल करके एएमयू बना। तो एएमयू की स्थापना जो की गई वो सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन के तहत ही की गई, जिसमें मुसलमानों को पाश्चात्य शिक्षा देनी थी। इस बात से बहुत से मुसलमान नाराज भी हो गए, जिनमें से एक थे मोहम्मद कासिम ननौतवी, और साथ ही उनके साथ कौन जुड़े हुए थे? तो उनके साथ जुड़े हुए थे आपके अहमद गंगोही, रशीद अहमद गंगोही। तो इन रशीद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननौतवी ने मिलकर के अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया? तो इन्होंने चलाया आपका देवबंद आंदोलन, जिसमें पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करते हुए शरीयत की शिक्षा दी गई। तो देवबंद आंदोलन किसने चलाया? तो मोहम्मद कासिम ननौतवी ने और राशिद अहमद गंगोही ने। तो ये प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि राशिद अहमद गंगोही। चलिए अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को ब्लैंक में भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जहां लॉर्ड कैनिंग द्वारा ब्रिटिश महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा गया। देखिए 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था भारत में वह समाप्त हो गया और शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अब ब्रिटेन की जो महारानी थी उसे हिंदुस्तान यानी भारत की महारानी भी घोषित कर दिया गया और 1 नवंबर 1858 को प्रयागराज में एक भव्य दरबार घोषित किया गया। इसी दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा था। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। चलिए अगला है 1857 में निम्न, ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है दोस्तों, इसको ऐसे कर लीजिए, 1857 की क्रांति के संबंध में
निम्न में से कौन सा असुमेलित है? देखिए 1857 की क्रांति के संबंध में आपको एक तरफ शहर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ क्रांति के नेतृत्वकर्ता का नाम दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए ये स्थान है, तो आपको नेतृत्वकर्ता का नाम पता होना चाहिए और आपको बताना है कौन सा असुमेलित है। मथुरा देवी सिंह, मेरठ कदम सिंह, प्रयागराज लियाकत अली या कालपी में खान बहादुर खान। तो ध्यान रखिएगा 1857 की क्रांति में मथुरा में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? वो किया था देवी सिंह ने। मेरठ में नेतृत्व किसने किया था? तो मेरठ में किया था कदम सिंह ने। प्रयागराज में नेतृत्व किसने किया था? तो प्रयागराज में किया था लियाकत अली ने। लेकिन कालपी में खान बहादुर खान ने नहीं करा था, बल्कि कालपी में किसने करा था? कालपी में करा था तात्या टोपे ने। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी है, सुमेलित है, कालपी में तात्या टोपे ने करा था। खान बहादुर खान ने तो बरेली में नेतृत्व किया था। तो बरेली यदि अगर आपसे पूछ ले तो बरेली का क्या हो जाएगा? बरेली का हो जाएगा खान बहादुर खान। मथुरा में देवी सिंह ने, मेरठ में कदम सिंह ने, प्रयागराज में लियाकत अली ने, कालपी में तात्या टोपे ने और बरेली में किसने करा था? बरेली में किया था खान बहादुर खान ने। चलिए अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसने फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किया? अजीमुल्ला खान ने, मौलवी अहमदुल्ला ने, लियाकत अली ने या कदम सिंह ने? तो दोस्तों लियाकत अली का तो हमने अभी देखा, लियाकत अली ने कहां पर किया था? लियाकत अली ने किया था प्रयागराज में। कदम सिंह ने कहां पर किया था? तो कदम सिंह ने किया था मेरठ में। जबकि मौलवी अहमदुल्ला ने कहां पे किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था फैजाबाद में। झांसी में किसने किया था? झांसी में किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। और लखनऊ में किसने किया था? लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल ने। इसके अलावा यदि आपसे कानपुर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किया है नाना साहेब ने और नाना साहेब के साथ तात्या टोपे भी जुड़े हुए थे। तात्या टोपे जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व कहां पे किया है? कालपी में और कानपुर में भी थे ये। तो कानपुर में नाना साहेब के साथ तात्या टोपे जुड़े हुए थे। साथ ही एक नाम और था और वो नाम कौन सा था? वो नाम था अजीमुल्ला खान का। तो जब भी आपसे कानपुर में नेतृत्वकर्ता पूछेगा तो हो सकता है वहां पे नाना साहेब और तात्या टोपे ऑप्शन में न दिया हो। उस स्थिति में अजीमुल्ला खान नाम दिया होगा और अजीमुल्ला खान ने क्रांति का नेतृत्व कहां किया है? वो किया है कानपुर में। फैजाबाद पूछ रहा है तो फैजाबाद में आपका हो गया मौलवी अहमदुल्ला। यानी मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह, प्रयागराज में लियाकत अली, कालपी में तात्या टोपे, बरेली में खान बहादुर खान, फैजाबाद में अहमदुल्ला और कानपुर में कौन हो जाएंगे? कानपुर में हो जाएंगे नाना साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान। चलिए अगला प्रश्न है 1861 ईस्वी में शिव दयाल साहब ने आगरा में कौन सा आंदोलन चलाया? राम सीता आंदोलन, राधा स्वामी आंदोलन, निरंजना आंदोलन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1861 में आगरा में जो आंदोलन चलाया गया था वो आंदोलन कौन सा था? वो आंदोलन था राधा स्वामी आंदोलन। कहां चलाया गया? ये चलाया गया आगरा में। किसके द्वारा चलाया गया? ये चलाया गया आपका शिव दयाल साहब के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया? तो वह रिपोर्ट कौन सी थी? वह रिपोर्ट थी आउटरम की रिपोर्ट। गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल ही कीजिएगा। वायसराय तो 1857 की क्रांति के बाद बने थे, तो इसको आप गवर्नर जनरल ही लिख लीजिए। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था आपका डलहौजी। डलहौजी के द्वारा कुशासन का आरोप लगा करके बंगाल के नवाब वाजिद अली शाह को निर्वासित करके कलकत्ता भेज दिया गया। रिपोर्ट अगर आपको पूछे तो रिपोर्ट कौन सी हो जाएगी? रिपोर्ट हो जाएगी आपकी आउटरम की रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं कुछ दिल्ली सल्तनत के दौरान स्थापत्य कला की। पहले बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला की और फिर बाद में अगली वीडियो में हम बात करेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला की। तो अभी आपसे दिल्ली सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की बात हो रही है। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था?
फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, सिकंदर लोधी के द्वारा, हुसैन शाह शर्की के द्वारा या इल्तुतमिश के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, बदायूं की जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत का दूसरा सुल्तान था, दिल्ली का जिसे वास्तविक सुल्तान कहते हैं, दिल्ली का पहला सुल्तान भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर रही थी, वो लाहौर से कभी दिल्ली नहीं आया। दिल्ली राजधानी लेकर के पहली बार इल्तुतमिश आया। और सुल्तान बनने से पूर्व वह कहां का इक्तेदार था अगर आपसे पूछ ले? इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व, सुल्तान बनने से पूर्व कहां का इक्तेदार था? तो बदायूं का इक्तेदार था, बदायूं का इक्तेदार था। और जब वो बदायूं का इक्तेदार था, उसने बदायूं में एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसे बदायूं की जामा मस्जिद कहते हैं। चलिए अगला है, निम्न में से किसका निर्माण इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा करवाया गया? जौनपुर की जामा मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, बदायूं की जामा मस्जिद या उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखिएगा, बदायूं की जामा मस्जिद तो अभी अभी हम पढ़ चुके हैं, ये तो इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित थी। पर यदि आपसे पूछ ले जौनपुर की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो जौनपुर की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया है हुसैन शाह शर्की ने। देखिए, जौनपुर की जामा मस्जिद, बदायूं की जामा मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद, ये तीनों अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। तो बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। जबकि जौनपुर की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? हुसैन शाह शर्की ने। अगर पूछ लिया जाए जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया है इब्राहिम शाह शर्की ने। वही हमारे प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा, इब्राहिम शाह शर्की। इब्राहिम शाह शर्की ने जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया है। जौनपुर जिसे पूर्व के शिराज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पूर्व का शिराज या शिराजे हिंद के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए जौनपुर की स्थापना किसने करी थी, तो जौनपुर की स्थापना किसने करी है? तो ये करी है आपके फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर की स्थापना किसने करी है? तो ये करी है आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने किसके सम्मान में करी है? तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के सम्मान में करी है। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जौना खां। तो अपने भाई जौना खां के सम्मान में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर की स्थापना की गई। और इसी जौनपुर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया है हुसैन शाह शर्की ने। और अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? इब्राहिम शाह शर्की ने। और अगर पूछ लिया जाए जौनपुर की झंझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? सबसे पहले तो प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि झंझरी मस्जिद है कहां पर? तो झंझरी मस्जिद कहां है? जौनपुर में है। और यदि पूछ ले किसने इस मस्जिद का निर्माण करवाया, तो इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा ही झंझरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर के साथ शुजाउद्दौला ने बनारस की संधि करी? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बनारस की संधि। बनारस की संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। कब हुई थी? तो सन 1773 में हुई थी। और अगर सन 1773 में हुई थी तो उस समय कौन था गवर्नर बंगाल का? तो वो था आपका वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स और शुजाउद्दौला के मध्य संधि हुई थी। क्या हुआ था इस संधि के तहत? तो एक तो इस संधि के तहत ब्रिटिश सेना को अवध में रहने की इजाजत मिली। अवध में रहने की इजाजत मिली। दूसरी बात, जो इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के मध्य, उस संधि के तहत जो इलाहाबाद और कड़ा था वो मुगलों को प्राप्त हो गया था, बादशाह को दे दिया था। तो वह इलाहाबाद और कड़ा नवाब को पुनः प्राप्त हुए। तो दूसरा क्या हुआ था? इलाहाबाद व कड़ा नवाब को पुनः प्राप्त।
तो दो बातें हैं, एक तो अंग्रेजों को फायदा हुआ, अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ, अवध में सेना के रहने की इजाजत मिल गई, और नवाब को क्या फायदा हुआ, नवाब को फायदा हुआ इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्रों से पुनः प्राप्त हुए। संधि कब हुई, संधि हुई 1773 में, किस किस के मध्य हुई, शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के मध्य, और संधि का नाम क्या था, संधि का नाम था बनारस की संधि। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नवाब के द्वारा राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई। तो फैजाबाद से लखनऊ जो राजधानी है वो किस नवाब के द्वारा स्थानांतरित की गई थी, तो वो की गई थी आसफउद्दौला के द्वारा। चलिए अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, लखनऊ के नवाब आसफउद्दौला और अंग्रेजों के मध्य फैजाबाद की संधि कब की गई। तो देखिए एक प्रश्न था बनारस की संधि जो कि सन 1773 में हुई थी, और फैजाबाद की संधि कब हुई, फैजाबाद की संधि हुई सन 1775 में। नवाब बदल गया है, ध्यान रखिएगा, बनारस की संधि शुजाउद्दौला ने करी है, जबकि फैजाबाद की संधि आसफउद्दौला ने करी है सन 1775 में। और इस संधि के तहत क्या हुआ था, इस संधि के तहत जो ऋण देते थे नवाब अंग्रेजों को, ऋण क्या एक तरीके से आप वसूली समझ लीजिए, ऋण कौन सा अंग्रेजों ने लौटाना था, तो ये जो ऋण था कंपनी को जो मिलता था, उस ऋण की मात्रा में, अमाउंट में बढ़ोतरी कर दी गई फैजाबाद की संधि के माध्यम से। तो फैजाबाद की संधि सन 1775 की है, बनारस की संधि सन 1773 की है। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। इन प्रश्नों के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश के इतिहास को कवर करने की कोशिश करी है। अभी और 30 प्रश्न मैं इतिहास पर ही लेकर के आऊंगा, यह 90 प्रश्न आपके इतिहास के हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, 90 से 100 प्रश्न ही करा दूंगा, 10 और करा दूंगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास से मुझे नहीं लगता कि कोई फैक्ट या कोई प्रश्न आपका छूटेगा। तो अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद फिर हम उत्तर प्रदेश के जीके के अन्य टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।